नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और प्रमुख जो भेद है, प्रकार है विराम चिन्ह के, उन सभी भेद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि जो जीपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, क्लास 3 की जो सभी जो एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर की हो, क्लर्क की हो, पुलिस की हो, जो सभी परीक्षा जो है उसमें स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोग में होने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं उस बारे में हम जान लेते हैं। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी कि ठहरना, रुकना। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। उदाहरण हम देखें कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। देखिए, रोको मत जाने दो यानी कि किसी को रोकने की बात कर रहे हैं, जाने देने को मना कर रहे हैं। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, रोको मत जाने दो। देखिए, हम जो अल्प विराम लगा है उनमें जो लगा है उनके ठहराव के कारण, रुकने के कारण अर्थ बदल जाता है। देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार से हम देखें, हम सभी जो उनके भेद है, प्रकार है, उस बारे में जान लेते हैं। कुल मिला के विराम चिन्ह के प्रमुख 20 भेद है। तो 20 भेद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से, तो आप बने रहिए। विराम चिन्ह के प्रकार यानी कि भेद। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। अल्प विराम जो उनका चिन्ह है, पास में देख लीजिए आप। अर्धविराम का चिन्ह है अल्प विराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपरि विराम, इकहारा, दूहरा। इस प्रकार से अवतरण चिन्ह लगाए जाते हैं। इकहारा यानी कि एक कोमा होता है, दूहरा यानी कि दोनों ओर लगता है, जो डबल डबल होता है कोमा। योजक चिन्ह यानी कि समास चिन्ह, निर्देशक, विवरण चिन्ह, हंसपद, विस्मय चिन्ह, संक्षेपण यानी कि लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक, समता सूचक, कोष्ठक। इस प्रकार से 3 होते हैं। लोभ चिन्ह, इतिश्री समाप्ति सूचक चिन्ह, विकल्प चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, संकेत चिन्ह। तो ये दोस्तों विराम चिन्ह कुल मिला के हिंदी में मुख्य तौर पे 20 जो विराम चिन्ह है उस सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात है अल्प विराम। सबसे पहले हम शब्द का शाब्दिक अर्थ देते। अल्प यानी कि थोड़ा, विराम यानी कि ठहराव, रुकना, थोड़ी देर आराम करना यानी कि विराम करना। तो देखिए, उनके विराम चिन्ह का जो चिन्ह है कोष्टक में, ये इस प्रकार से 7 जो होता है हिंदी का, इस प्रकार से वो लगता है। पहला है, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के 2 शब्दों को अलग करने में राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। इस प्रकार वाक्य के जो एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में, जिस प्रकार से राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, वहाँ इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग एक प्रकार से होता है। दूसरे देखिए, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। इस प्रकार से भी इनका प्रयोग होता है वाक्य के उपवाक्यों में। तीसरा है, 2 उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो वो इस प्रकार से भी इनका उपयोग होता है। चौथे वाक्य में देखिए, वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। तो इस प्रकार से भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। 5वां है, उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी उसने कहा
मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस प्रकार से भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। छठा है समय सूचक शब्दों को अलग करने में। कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। सातवां है कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। उसके बाद आठवां है समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे विदेहराज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। तो इस प्रकार से भी उनका उपयोग होता है। नौवां है हाँ अस्तु के पश्चात, जैसे हाँ तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद 10वां है पत्र में अभिवादन समापन के साथ पूज्य पिताजी भवदी। तो इस प्रकार से कुल मिला के 10 अलग अलग प्रकार से अल्पविराम का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा है अर्धविराम। पहला है वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है, जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र है, दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र है। इस प्रकार से भी जो ये अर्धविराम है इनका प्रयोग होता है दो वाक्यों को अलग करने के लिए। दूसरा है जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। तो इस प्रकार से भी इनका अर्धविराम का प्रयोग होता है। तीसरा है मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वालों उपवाक्यों के बीच में, जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। चौथा है विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। इस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग अलग अलग रीत से होता है। उसके बाद है अपूर्ण विराम। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, इसमें अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम यानी कि अंग्रेजी में कहे फुल स्टॉप, खड़ी पाई डंडा। पहला है साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, जैसे मजिद खाना खाता है, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी। इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है, जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। काव्य में दोहा, सोठा, चौपाई के चरणों के अंत में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। विशेष अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिंदी अंग्रेजी का फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पे किया है कि कोई विद्वान है वह जो बिंदी है अंग्रेजी की उसका प्रयोग करते हैं, हालांकि हिंदी में वो गलत है। उसकी जगह हमें क्या करना है, खड़ी पाई डंडा का ही प्रयोग करना आवश्यक है। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, पूर्ण वाक्य का प्रयोग इस प्रकार करना होता है। उसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह। पहला है प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर पर आया नहीं। तो इसमें इस प्रकार से कोई प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो सकते हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तो प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्पविराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में, जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने की इच्छुक हो। तो इस प्रकार से भी प्रयोग होता है। उसके बाद है संबोधक चिन्ह। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए, जैसे हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम ही से पार लगेगी, मोहन इधर आओ। तो इस प्रकार से संबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय सूचक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। तो इस प्रकार से विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अवतरण चिन्ह
जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा, जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिकाओं का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, जैसे रामधारी दिनकर ओज के कवि है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, इस प्रकार से इकहरा का प्रयोग होता है। और दोहरा, वाक्यांश को उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसा पर परमो धर्म, इस प्रकार से दोहरे का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर, इसमें योजक इस प्रकार से लगाया जाता है जिस प्रकार से रेखा होती है। पुनरुक्त शब्दों के बीच में पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, इसमें भी इस प्रकार से प्रयोग होता है। पुनरुक्त शब्दों के बीच में पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे में तुलनावाचक सा, सी, से के पहले भरत, सा, भाई, इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है। चौथा है अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच एक तिहाई, एक चौथाई। उसके बाद है निर्देशक, इनका चिन्ह इस प्रकार है। नाटकों के संवादों में मनसा, बेटी यदि तू जानती मणिमाला क्या, जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाए, जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तीसरा है जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते पर अब। चौथा है जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, महामानव मदन मोहन मालवीय ईश्वर की आत्मा को शांति दे भारत की महान विभूति थे, तो इस प्रकार से भी इनका प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह, जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे पुरुषार्थ चार है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। सर्वनाम विशेषण, हंसपद, इसे विस्मय चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है, जैसे मुझे आज जाना है अजमेर, मुझे आज जाना है। जब कोई अंश पद, कोई विवरण हो वो हम भूल जाते हैं, लिखना रह जाते हैं, तब यह अंश पद का प्रयोग होता है। संक्षेपण चिन्ह, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने हेतु आद्य अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सन, रा, स। उदाहरण के तौर पर हम डॉक्टर लिखते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी तो के मो क ग, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश, इस प्रकार से भी इनका प्रयोग होता है। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह, किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराते हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यथा भानु, सूर्य, 1 रुपया, 100 पैसे। कोष्ठक, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा मयंक चंद्रमा से की जाती है, यानी कि वह कोष्ठक में दर्शाया जाता है। दूसरा है नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे कोमा, खिन्न होकर मैं क्या करूं, ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। लोभ चिन्ह, लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर एक शेष या लगा देता है। तुम्हारा सब काम करूंगा, बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। तीसरी या समाप्ति, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प चिन्ह, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो कवियत्री, कवियत्री, या दोनों शब्द समानार्थी, जैसे जोशदार रखने वाला है, शाश्वत, सनातन, नित्य, तो इसमें विकल्प चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार से पुनरुक्ति चिन्ह, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसे नीचे पुनः वहीं लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे श्री सोहनलाल, तो उसके नीचे इस प्रकार से पुनरुक्ति चिन्ह लगाया जाए, श्री गोविंद लाल। संकेत चिन्ह, और इसमें जो स्टार मिलाया जाता है, यानी कि किसी बात का संकेत करते हैं, निर्देश करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी जरूर ये वीडियो की लिंक शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके।
और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में जीपीएससी क्लास 2 के जो भी एग्ज़ाम आती है, इसके अतिरिक्त वर्ग 3 की जो भी